तो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, स्पेक्ट्रोस्कोपी की। पिछले कई वीडियोस में हम लोगों ने विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी बातें की। अब हम लोग बात करने वाले हैं आईआर की। आईआर जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कैसे और एक्चुअली में क्या है, ठीक है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं हम लोग। देखते हैं, यहां पे हमने लिख दिया आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी समझते रहना सब लोग, ठीक है। आईआर ये तो आप जान ही रहे हो कि इसको क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, ठीक है। पीछे मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ये जो होता है ना वो आपका कौन सा था, 400 से लेकर के 800 तक यूवी। लेकिन ये आपका जो होगा, ये यूवी की हम लोग बात कर रहे थे। ये आपका जो इंफ्रारेड होगा वो कितना होगा, 800 टू 1000 नैनोमीटर। 800 से लेकर के 1000 नैनोमीटर रेंज में ये होगा। कौन सा? इंफ्रारेड। ये क्या है? लैम्डा। यानी वेवलेंथ कितनी अब्सॉर्ब करेगा? 800 से लेकर के 1000 नैनोमीटर। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा बताया। आगे बात करते हैं कि एक्चुअली में क्या है ये, ठीक है। और इनको थोड़ा सा मिटाते हैं, इनको मिटाते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं। हाँ बिल्कुल सर, आप इसको लिखा रहने दो और इनको जो है आप लोग क्या करो, मिटा दो इनको। बात करते हैं। तो एक पॉइंट आपने पहला देखा। पहला पॉइंट क्या था आपके पास कि ये है 800 टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होगी इनकी रेंज होगी। और ये क्या करता है, एक्चुअली में मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। क्या करती हैं? डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। बात समझते रहना भैया। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती हैं। और मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, याद रखना हमेशा, मॉलिक्यूल शुड बी पोलर। देखिए मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा तो हमारे पास वो मॉलिक्यूल आईआर इनएक्टिव हो जाएगा। समझना बात को, इस बात को। अगर मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा तो हमारे पास वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आईआर इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां पर लिख देंगे इफ मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर, देन will be IR inactive। IR क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। बात समझना बोलो, IR इनएक्टिव हो जाएगा। और कैसा होना चाहिए, मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात करते हैं कि मॉलिक्यूल should have permanent dipole moment। परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल के पास। मुन्ना याद रखना कि सबसे पहले कि अगर हम आईआर की बात करते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, तो 800 टू 1000 नैनोमीटर की रेंज होती है इनकी। डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी पोलर होना चाहिए। मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, सॉरी, if molecule is non polar then will be IR inactive। IR inactive हो जाएगा। और मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल करना चाहिए। टेम्परेरी डाइपोल नहीं, इंड्यूस्ड डाइपोल नहीं, कुछ भी नहीं। जब परमानेंट डाइपोल मोमेंट शो करेगा कोई भी मॉलिक्यूल है तो वो IR एक्टिव होगा। और IR एक्टिव, IR क्या होता है, एक्चुअली में स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है किसी भी मॉलिक्यूल के, ठीक है। जब किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशन पड़ती है
तो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होता है समझ गए ना। एनर्जी के रूप में जब रेडिएशन किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती हैं तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट करता है। अब वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन दो प्रकार का होता है। देखिए यहां पे हम लोग लिख देते हैं व्हेन रेडिएशन fall down on मॉलिक्यूल। देखिए जब मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशन पड़ेंगी तो मॉलिक्यूल में एटम्स लगे होते हैं, ठीक। एटम्स कुछ कैसे लगे होते हैं, जैसे हम मान के चलें ये देखिए हमारे पास, ठीक है, एक एटम ये लग गया हमारे पास, ये लग गया, ठीक, एक एटम ये लग गया हमारे पास, एक एटम ये लग गया, एक एटम ये लग गया। हम मान के चल रहे हैं CH4 है हमारे पास, ठीक है, कार्बन सेंटर में है, एटम 4 लगे हैं इधर उधर। अब इसके ऊपर जब रेडिएशन पड़ेंगे तो ये एटम डिस्टर्ब होंगे, एटम क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो वाइब्रेट बोला गया, जो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, पूरा वाइब्रेट करेगा, यानी इसके पास लगे वाले एटम क्या करने लगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। समझ गया ना, तो क्या करेंगे ये वाइब्रेट। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे व्हेन रेडिएशन फॉल डाउन ऑन मॉलिक्यूल देन their atoms undergoes, इसको मिटा देते हैं भैया यहाँ से क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पर बाद में बना लेना दूसरी जगह पे, कोई समस्या नहीं। देन एटम्स अंडरगोज वाइब्रेशन, कहाँ चले जाते हैं, वाइब्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन में चले जाते हैं। और वाइब्रेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक तो स्ट्रेचिंग हो सकती है और एक तो क्या हो सकता है, बेंडिंग हो सकती है, ठीक। जैसे कि ये हमारा हाथ है, ठीक है, इस पे अगर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ेंगी तो ये हो सकता है या तो ऐसे बेंड कर सकता है ऊपर से नीचे कहीं भी, और ये एटम लगा हुआ, ये मेरा ये एटम लगा हुआ। अब क्या होगा, या तो ये ऐसे खींचेगा या तो ऐसे करेगा, स्ट्रेचिंग होगी इसमें, स्ट्रेच करेगा ये, या तो ये ऐसे बेंड करेगा, तो कुछ भी हो सकता है। वरना देखो जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे कार्बन था और एक ये है और एक ये है, या तो क्या करेगा, ये स्ट्रेच करेगा, खींचेगा ऊपर की तरफ या तो इधर की तरफ, किधर भी, ठीक है ना मुन्ना, या तो क्या करेगा, ये एटम लगाकर बेंड करेगा इधर की तरफ या इधर की तरफ। तो इधर या तो बेंडिंग हो सकती है जो वाइब्रेशन होगा, और या तो स्ट्रेचिंग हो सकती है। दो प्रकार के वाइब्रेशन शो करेगा कौन, एटम। समझना इस बात को मुन्ना, एक एक पॉइंट को आप समझते रहना। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, अगला पॉइंट लिख सकते हैं, फिफ्थ नंबर, सॉरी, ये हमारा पहला पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट था, और ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट ये है, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। मॉलिक्यूल शुड बी पोलर, पोलर होना चाहिए। इफ मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर देन विल बी IR इनएक्टिव। अगला आपका थर्ड पॉइंट है कि मॉलिक्यूल शुड हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट को रखना चाहिए। और क्या, व्हेन रेडिएशन फॉल डाउन ऑन मॉलिक्यूल देन देयर एटम्स अंडरगोज वाइब्रेशन। और वाइब्रेशंस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि दो प्रकार के होते हैं। तो वाइब्रेशंस यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि टू टाइप्स वाइब्रेशंस, टू टाइप्स वाइब्रेशंस आर शो इन IR एक्टिव मॉलिक्यूल। IR एक्टिव मॉलिक्यूल जो होगा उसमें दो प्रकार के वाइब्रेशंस हो सकते हैं। कौन कौन से वाइब्रेशंस हो सकते हैं, पहला एक आपका कौन सा होता है, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, पहला आपका हो सकता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और सेकंड आपका हो सकता है बेंडिंग वाइब्रेशन। कौन सा हो सकता है आपका, बेंडिंग वाइब्रेशन।
बेंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है बंदा। ये इतने पॉइंट्स हमारे पास हो सकते हैं। देख लो फिर से भैया, अगर आईआर की बात करते हैं हम लोग, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, तो इसे हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसका वेवलेंथ जो होती है वो हमारे उससे ज़्यादा होती है, किससे? पीछे वाले से, ठीक है। इसमें हमने माहौल बनाया है, इतने पॉइंट्स बनाए हैं, ऊपर वाले पॉइंट को मिटाते हैं, कुछ और लिखते हैं, ठीक है। नोट करते रहना आप लोग, आईआर की बात कर रहे हैं हम लोग, नोट कर लिया, बहुत सुंदर आप लोग, बहुत अच्छे, ठीक है। इनकी बात करते हैं, इनको मिटाते हैं। बहुत होशियार हो आप लोग, बहुत बहुत ज़्यादा होशियार। देखो, तो बेंडिंग और स्ट्रेचिंग दो प्रकार के वाइब्रेशन होंगे, दोनों को आपने देख लिया। अभी कैसे होंगे, क्या होंगे, एक्चुअली में सब बात करेंगे हम लोग। एक बात और करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, 6 नंबर पॉइंट हमारे पास क्या कहता है कि जो ये वाइब्रेशन और स्ट्रेचिंग होगी ना, जो डिस्टरबेंस हो रहा है ना, किसमें? एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक। तो ये इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? तो रेंज ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं। रेंज ऑफ वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस की जो रेंज होगी वो कितनी होगी? वाइब्रेशन की जो रेंज होगी वो कितनी होगी? वो आपके पास होगी 2.5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर से लेकर के 15 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है। इसको याद रखना आप लोग, इतने के बीच में ही मॉलिक्यूल क्या करेगा? मॉलिक्यूल्स में पाए जाने वाले एटम वाइब्रेट करेंगे। इस रेंज को आप याद रखना, इतने के बीच में मॉलिक्यूल जो पाए जाएंगे वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। अब वो स्ट्रेचिंग हो, चाहे आपके पास क्या हो, चाहे वो स्ट्रेचिंग पाई जाए, चाहे आपके पास बेंडिंग पाई जाए, ठीक है ना मुन्ना? इसको याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब हाँ, एक बात और देख लो ना, ये ऑर्गेनिक के लिए है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। अगला पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं 7th नंबर, देखो पॉइंट पॉइंट बना रहे हैं छोटे छोटे, बहुत प्यारे प्यारे से। जब मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशन पड़ेंगी तो मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एटम वाइब्रेट करेंगे। जब वाइब्रेशन होगा तो उसकी पोलैरिटी चेंज होगी। वाइब्रेशन होगा, पोलैरिटी चेंज, वाइब्रेशन होगा, पोलैरिटी, ठीक। ऐसे हम लोग लिखते हैं, व्हेन atoms undergoes sorry भैया, when atoms undergoes vibration, then change of polarity, क्या होता है? चेंज ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी चेंज होगी मुन्ना, इस बात को आप याद रखना। एक और पॉइंट देखो, 8वां नंबर, बहुत पॉइंट और है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत प्यारी है, बहुत आसान है, ठीक है। देख लो मुन्ना, इसको देख लो, मिटाते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। जब रेडिएशन पड़ रही है, कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास है, उसमें रेडिएशन पड़ेंगी तो जितना ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, जितना ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल के अंदर, उतना ही ज्यादा वाइब्रेशन होगा। मोर एब्जॉर्प्शन, मोर वाइब्रेशन, ठीक है। अब वो ये एनर्जी होती है, एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मोर वाइब्रेशन। बात समझ गया ना? मोर वाइब्रेशन। इनको मिटाते हैं, बहुत प्यारी प्यारी से है आईआर आपकी क्या है? बहुत प्यारी प्यारी से है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है।
कोई समस्या, घबराहट, परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब आपको पता है कि वेवलेंथ इसकी तो उसके ज़्यादा होगी ही होगी। किसकी ज़्यादा होगी? अगर हम बात करेंगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही होगी बट वेवलेंथ बढ़ रही होगी। तो अगर हम कंपेयर करेंगे यूवी और विजिबल से तो यहाँ पर लैम्डा आपका क्या होने वाला है? ज़्यादा होने वाला है, वेवलेंथ आपकी ज़्यादा है। तो हम ऐसे भी बात कर सकते हैं कि आई आर या इट हैव मोर वेवलेंथ कंपेयर टू यूवी एंड विजिबल, ठीक है। एक पॉइंट लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अगला पॉइंट, इट हैव मोर wavelength compared to UV and visible ठीक है। इन दोनों से हमारे पास क्या होने वाला है? वेवलेंथ यहाँ पर ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई इतने पॉइंट्स, ये हमारे पास थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, कुछ माहौल बना हुआ है, ठीक है। अगर हम आईआर की बात करते हैं तो आपके पास लिखा हुआ है, जो हमने चर्चा की है अभी तक, डिस्कशन किया है, ठीक है। तो आईआर स्पेक्ट्रम गिव सफिशिएंट, क्या हमारे पास देता है? हमारे पास क्या करता है? ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देता है हमारे पास, ठीक है। आईआर स्पेक्ट्रम गिव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे देता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन कॉज द वेरियस बैंड, अगर आईआर रेडिएटिव एक्टिव है कोई भी मॉलिक्यूल, तो उस पर जब रेडिएशन पड़ती है तो वो बैंड शो करता है दो प्रकार के, लिखा वेरियस बैंड इन ए मॉलिक्यूल, विभिन्न प्रकार के वेरियस बैंड शो करता है। एक स्ट्रेच होता है और एक बाइंड होता है। बाइंडिंग कर दिखाता है, या तो झुक जाता है या तो स्ट्रेच करता है विद रिस्पेक्ट टू वन एंड अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 2.5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 15 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच में होता है। ये हमने बात किया अभी आपसे। इन विच मॉलिक्यूल वाइब्रेट कैन बी डिटेक्टेड एंड मेजर्ड इन एन आईआर स्पेक्ट्रम, और उसे हम लोग आईआर स्पेक्ट्रम के अंदर मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना मुन्ना। इतनी ये सारी चीजें हमारे पास हो गई कि हमारे पास आईआर एक्चुअली में ये होगी। अब आपके पास क्या बताई गई कि हमारे पास जो आईआर होगा वो वाइब्रेशन दिखाएगा। वाइब्रेशन कितने टाइप का होगा? दो प्रकार का होगा। तो वाइब्रेशन हम बात करेंगे आर आर फॉलोइंग टू टाइप्स, और दोनों वाइब्रेशन को हम लोग देखेंगे एक्चुअली में, ठीक है ना मुन्ना। आप लोगों से बात की कि वाइब्रेशंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। तो वाइब्रेशन 2 टाइप्स के होते हैं, तो हम लोग दोनों प्रकार के वाइब्रेशंस की बात करने वाले हैं, ठीक है ना मुन्ना। वाइब्रेशंस पहला बात करेंगे हम लोग, कौन सा होगा? स्ट्रेचिंग होगा, और कौन सा होगा? बेंडिंग होगा। 2 टाइप्स के वाइब्रेशन। तो ये आपका स्ट्रेचिंग भी होगा मुन्ना, ये जरा उठा लेते हैं। तो ये कौन सा है आपका? स्ट्रेचिंग होगा वाइब्रेशन, और आपका कौन सा होगा? दूसरा आपका होगा बेंडिंग। मार्कर नहीं चल रहा है मुन्ना, बस आप लोग ये देखिए। दूसरा आपका कौन सा होगा? बेंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है मुन्ना। ये दो आपके वाइब्रेशंस हैं। तो हम एक एक वाइब्रेशंस की बात करेंगे, स्ट्रेचिंग की बात करेंगे, उसके बाद बेंडिंग की बात करेंगे, कैसे होते हैं और क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है ना मुन्ना। ये देखिए, तो इसको मिटाते हैं और एक वाइब्रेशन की बात करते हैं, स्ट्रेचिंग, ठीक है। स्ट्रेचिंग की बात करते हैं, उसके बाद बेंडिंग की बात करते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन पहली बात, ठीक है।
ये हो गई हमारे पास पहली बात। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होगा, जैसे हम बात करते हैं ये हमारे पास एक है सेंट्रल मेटल, कोई भी मेटल हमारे पास ये लगा हुआ, ठीक। अब इसके साथ में हमारे पास कोई दूसरा मेटल लगा हुआ है, यहाँ पे ये देखिए मेटल लगा हुआ है, और ये हमारे पास दूसरा कोई एटम लगा हुआ है, ठीक। मेटल कोई भी मेटल हो या कोई नॉन मेटल हो, एटम हो, ये देखिए ये लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए जब इस मॉलिक्यूल के ऊपर, ये एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशन पड़ेंगे, रेडिएशन पड़ेंगे तो ये बॉन्ड में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। अब जब ये वाइब्रेट करेंगी तो ये क्या होगा कि एक एटम से दूसरे एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ सकती है, समझ गए ना, डिस्टेंस बढ़ सकती है, या हो सकता है एक बॉन्ड की डिस्टेंस बढ़ रही हो और दूसरे बॉन्ड की क्या हो सकती है, घट सकती है, जो दूसरा दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये देखिए इधर बढ़ रही है और इधर डिस्टेंस घट रही है। तो जैसे ही कोई भी मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशन पड़ेंगे तो एक एटम से दूसरे एटम के बीच में डिस्टेंस, जैसे कोई भी है वाइब्रेशन हो रहा है, तो वाइब्रेशन जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग हम लोग पढ़ते हैं, तो स्प्रिंग में आप देखते हो कि वो क्या होता है, या तो घटती बढ़ती ऐसे वाइब्रेट होती है, तो ये वाइब्रेशन हो रहा है, या तो डिक्रीज करेगा या तो इंक्रीज करेगा, तो ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में हम लोग बात भी करेंगे, इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, ऐसे बात करेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ vibrations, in this type of vibrations distance between two atoms decreases or increases डिस्टेंस होगी वो डिक्रीज करेगी या तो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। लेकिन देखो ये इधर से इधर घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन ये इधर को नहीं भागेगा, इधर को मूवमेंट नहीं दिखाएगा, तो क्या करेगा, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे बात करेंगे, बट बॉन्ड एंगल रिमेन्स अनचेंज या कांस्टेंट, ठीक है ना, वरना बट बॉन्ड एंगल remains unchanged, समझ गए ना। तो बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्या, ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा, इस तरीके का स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, जबकि एक एटम से दूसरे एटम के बीच में डिस्टेंस जो होगी वो डिक्रीज या इंक्रीज करेगी। मुन्ना दूसरी बात करते हैं और दूसरा आपके पास कौन सा है, ये देखिए बेंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है ना मुन्ना। दूसरा आपके पास कौन सा है, बेंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है। बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होगा, ये अब क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इसके ऊपर पड़ेंगी तो ये बॉन्ड जो है वो बेंड कर सकते हैं, बॉन्ड क्या कर सकते हैं, वो बेंड कर सकते हैं, या तो इधर से इधर आ सकता है या तो इधर से इधर आ सकता है, किधर भी जा सकता है, बॉन्ड जो है ना वो बेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो इधर से इधर जा सकता है या तो इधर से इधर जा सकता है, बॉन्ड जो करेंगे वो बेंड करेंगे, डिस्टेंस की कोई बात नहीं करेंगे, वो हम लोग बोलेंगे बेंडिंग वाइब्रेशन। तो पोजीशन ऑफ एटम्स क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे पोजीशन ऑफ एटम, एक एटम ये लगा हुआ था, एक एटम ये लगा हुआ था, ये पोजीशन चेंज करेंगे इधर से उधर, लेकिन डिस्टेंस नहीं इनकी चेंज होगी, डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम ऐसे बात करेंगे, पोजीशन ऑफ एटम्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पोजीशन, समझ गए ना। हम ऐसे बात करेंगे कि पोजीशन ऑफ एटम्स change
with position of atoms change with respect to original bond axis, original bond axis, ओरिजिनल बॉन्ड एक्सेस पे चेंज होगा, ठीक है ना मुंडा। और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, एंड मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, एंड मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, एंड मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंडिंग वाइब्रेशन, ये हो गया बेंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है ना मुन्ना। तो ये बेंडिंग वाइब्रेशन हो गया। ऐसे जैसे आप, तो जो वाइब्रेशन होता है ना, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, वो जैसे आपको स्प्रिंग के अंदर होता है ना, स्प्रिंग की तरह बात होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक एटम था, एक एटम यहाँ पर है, ठीक है, ये देखिए वाइब्रेशन इसके अंदर होगा, फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी इसके अंदर। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, इसको तो नोट ही कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डेवलप करेगी, ये फ्रीक्वेंसी डेवलप कर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेवलप करेगी बाहर की तरफ। अब देखो फ्रीक्वेंसी डेवलप कर रही है, तो ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग चलता है ये। तो हम लोग हुक्स लॉ की थोड़ी सी बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है ना मुन्ना। अगली बात करते हैं वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की। काहे की बात करते हैं, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की। ये बात करते हैं हम लोग हुक्स लॉ की। देखिए हुक्स लॉ क्या कहता है कि एक स्प्रिंग है, उसमें वाइब्रेशन हो रहा है। जब वाइब्रेशन उस पर हो रहा है तो उसका मास तो रिड्यूस हो जाएगा, सही बात है, वाइब्रेशन हो रहा है, मास रिड्यूस करेगा, ठीक है। उसी तरीके से एटम्स में भी आप ऐसा कंसिडर करते हो, जब रेडिएशन उस पर पड़ती है तो वाइब्रेट होता है। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की बात करें, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात करने जा रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एट बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के एक एप्लीकेशन के द्वारा हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। एफ जहां फोर्स हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, तो उस एफ को हम लोग म्यू से भी लिखते हैं, सॉरी न्यू से। तो ये न्यू लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बुक में आपको एफ लिखा हुआ मिलेगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। न्यू है आपके पास, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, या न्यू से ही आगे प्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो 1/2 पाई रूट में के अपॉन एम है। एम क्या है, मास है। अब इस मास को जब फ्रीक्वेंसी डेवलप हो जाती है तो मास क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ में मास रिड्यूस हो जाता है, ठीक। तो रिड्यूस्ड मास को हम लोग म्यू से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये म्यू बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है, जो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। के क्या है, के यहाँ पर क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, ठीक। अगर हम लोग इस न्यू बराबर देखते हैं, तो न्यू बराबर आप जानते हैं c/λ होता है, और c/λ न्यू की वैल्यू मैंने केवल पुट की है। देखो आप यहाँ पर आपके पास क्या है, न्यू इक्वल टू 1/2 पाई रूट के अपॉन म्यू। इस न्यू की वैल्यू पुट की हमने, तो 1 न्यू c/λ का इसकी वैल्यू ये है, और ये हो गया आपके पास, ठीक है। 1/λ इक्वल टू 1/2 पाई c जो हमारे पास था, जो आपका यहाँ पर पहुंच गया है नीचे की तरफ, स्पीड ऑफ लाइट जिसे बोलते हो आप लोग, और ये हमारे पास के अपॉन म्यू। के फिर आप जानते हो क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। अब ये वेव नंबर आपके पास प्रेजेंट हो जाएंगे, कितनी वेव नंबर्स होंगी, समझ गए ना, कि आपके पास कितनी वेव नंबर होगी। तो ये एक बॉन्ड के लिए आ गया। तो किसी भी बॉन्ड के लिए ये बॉन्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, न्यू बार होती है। किसी भी बॉन्ड के लिए बॉन्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई किसी भी बॉन्ड के लिए, समझ गए ना। हम ऐसे लिख देंगे, न्यू बार इज द फ्रीक्वेंसी फॉर एनी बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड के लिए ये हमारे पास बॉन्ड फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है ना मुन्ना। तो ये हमारे पास ऐसे हो गया क्या, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। इसको आप लोग सही से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बढ़िया अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना मुन्ना। तो सब चीज आप सिस्टम से पढ़ते रहो। हमने पिछले वाले आपके 9 पार्ट आए हैं, 9 पार्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने विजिबल और यूवी की बात की, अल्ट्रावायलेट की। अब हम लोग आईआर पे चल रहे हैं, ठीक है। आईआर के इतने ज़्यादा पार्ट नहीं आएंगे क्योंकि इसका फील्ड बहुत लंबी नहीं है, ठीक। उसके बाद हम लोग फर्दर एनएमआर की बात करेंगे, और जितना भी है स्पेक्ट्रोस्कोपी में सारा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। नोट्स बनाते जाओ। अभी ये क्या है,
अभी आपके बीएससी में है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है, तो अभी आप नोट्स बनाते जाओ इनका, ठीक है, क्योंकि समझ में बहुत सही से आएगा, सिस्टम से पढ़ोगे सारी चीज़ें। फिर आपको अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक को पढ़ना है कि हमें सर लैम्डा मैक्स निकालना है, लैम्डा मैक्स हमें नहीं आता है, या हमें आपको ये हुक्स लॉ देखना है, तो हुक्स लॉ का आप वीडियो देख सकते हो इसमें, ठीक है ना मुन्ना। तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कि हमारे पास कितने वाइब्रेशंस आएंगे, तो हम बात करेंगे फंडामेंटल वाइब्रेशंस की, कि कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास है उसमें हम कितने वाइब्रेशंस देखेंगे। जैसे हम CH4 आ गया तो CH4 में कितने वाइब्रेशन होंगे, ठीक है ना बन्ना।